हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस और करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड का टॉपिक है पिछले एक साल का जो भी करंट डेवलपमेंट रहा है एनवायरमेंटल इकोलॉजी से रिलेटेड, उन सब के बारे में जो है आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे। इसमें जो है मैंने क्या किया है कि जो करंट डेवलपमेंट थे नेशनल लेवल पे उसके साथ साथ बिहार स्पेशल को भी इंक्लूड कर दिया है। अर्थात बिहार में जो है पिछले एक साल में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को लेकर जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उनको मैंने इंक्लूड कर दिया है कि साथ साथ जो है आपका बिहार स्पेशल का कुछ पोर्शन करंट अफेयर्स वाला तैयार हो जाए। तो यह वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अब इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और इस सीरीज का प्रीवियस एपिसोड देखना चाहते हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, उस पर आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पहला हमारा टॉपिक है सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब चर्चा में क्यों है भैया, ये जानना बहुत जरूरी है, हम क्यों पढ़ेंगे इसके बारे में। सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो है बाघों की संख्या की काउंटिंग हुई है और यहां बढ़कर 25 हो गए हैं। तो अब कोई कहेगा यहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि बिल्कुल नहीं अराइज होगा। यहां से पूछेगा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। टाइगर जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से जो है क्वेश्चन हमेशा अराइज होने की संभावना रहती है। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो है विश्व में 13 टाइगर रेंज है, मतलब 13 ऐसे देश हैं जहां पे टाइगर पाए जाते हैं। भारत, रूस, चीन, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और वियतनाम। ये जो 13 टाइगर रेंज हैं आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। बाघों की यदि कुल वैश्विक आबादी की बात करें तो भारत में जो है लगभग ये 70% पाए जाते हैं कुल वैश्विक आबादी के। और भारत में मध्य प्रदेश राज्य में जो है बाघों की संख्या सबसे अधिक है। तो कई सारे फैक्ट्स आपको तैयार हो गए, जो हमारा मेन यूएसपी है इस सीरीज का कि हम स्टैटिक पोर्शन को भी साथ में देखते चलते हैं ताकि करंट के साथ साथ हमारा स्टैटिक पोर्शन भी जो है तैयार हो जाए। अब कुछ और जान लेते हैं, एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। देखिए IUCN की रेड लिस्ट में की बात करी जाए तो इसमें लुप्त प्राय स्थिति है इनकी, किनकी, बाघों की लुप्त प्राय स्थिति है, ठीक है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में जो है इसको शामिल किया जाता है। किसको, टाइगर को शामिल किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन जो है यहां से भी अराइज होता है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस सूची में जो है यह फलाना जानवर या फलाना पक्षी आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत सरकार ने जो है टाइगर संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ जो है 1973 में किया था। तो यहां से क्वेश्चन अराइज होने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन अराइज होता है तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। वर्तमान में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यदि बात करें तो संरक्षित टाइगर रिजर्व की संख्या जो है 53 है हमारे कंट्री में, ठीक है। अब बात आती है बिहार की, तो बिहार में अभी तक जो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व ही एक ऐसा रिजर्व है जहां पे बाघ पाए जाते हैं, मतलब नाम से ही ये सर्वविदित है। अब बेतिया पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है, ठीक है। सिचुएटेड इन द गंगेटिक प्लेन बायोजियोग्राफिक जोन, द फॉरेस्ट हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ बाबर एंड तराई ट्रैक। आप देखोगे, आपको पता होगा, ज्योग्राफी पढ़े होगे तो किसी भी हिल के बाद पर्वत के पास बाद जो है वह भाबर क्षेत्र मिलता है, तराई क्षेत्र मिलता है, उसके बाद भाबर क्षेत्र मिलता है। तो इस वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में जो है तराई और भाबर का ट्रैक्ट है, अर्थात वहां की जमीन जो है तराई और भाबर है। और ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट जो है पार्ट में पाया जाता है पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए ये तो हो गया वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, हमने पढ़ रखा होगा कई बार। अब हाल में जो करंट डेवलपमेंट हुआ है, कैमूर में भी जो वन सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें जो है टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह समुद्री खीरा के बारे में। अब आप कहोगे कि समुद्री खीरा कहां पढ़ेंगे भैया, समुद्री खीरा क्या है, कोई सब्जी है? तो बिल्कुल नहीं, यह जीव है। इसके बारे में हम देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। दक्षिण भारत में इसकी काफी ज्यादा तस्करी हो रही है आजकल, तो देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। 24 फरवरी 2022 को जो है भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा जो है समन्वित समुद्री हवाई अभियान के तहत समुद्री जंतु के साथ मतलब समुद्री खीरा के साथ जो है 4 शिकारियों को पकड़ा गया। अब आप कहोगे कि सर इसकी तस्करी लोग क्यों करते हैं, क्यों ऐसे इसके ऊपर डाका डालते हैं? तो आपको मैं बताना चाहूंगा इसका जो उपयोग है यह इसको जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट बना देता है। किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का महत्व कब ज्यादा होता है, जब उसकी यूटिलिटी ज्यादा हो।
तो आपको पता होना चाहिए ये कामोत्तेजना बढ़ाने वाली दवाओं में इसका उपयोग होता है, कैंसर के इलाज में जो है इसका उपयोग किया जाता है, कॉस्मेटिक जैसे तेल, क्रीम और अन्य कॉस्मेटिक प्रसाधन बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है आप नीचे कमेंट करके बताओ, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पिछले कुछ सालों की बात करें तो इसकी यूटिलिटी के चलते इसके दामों में जो है 50 गुना की वृद्धि हो गई है, इसीलिए जो है इसकी तस्करी की जा रही है। तो समुद्री खीरा ऐसे बीपीएससी यदि आपसे घुमाने की कोशिश करे तो पूछ देगा समुद्री खीरा है मछली की जाति, सब्जी की जाति, एक जीव है, ऐसे पूछ सकता है। तो आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है। यह एक आइनोडर्म जीव है और इसका आकार जो है ट्यूब जैसा होता है और ये खीरे की तरह दिखता है, ठीक है। यह जो है रेस्पिरेटरी ट्री प्रणाली के माध्यम से जो है सांस लेता है। तो आपको समुद्री खीरा के बारे में आई होप पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं। आगे बताया जा रहा है अगला टॉपिक जो है भारत के 2 नए रामसर स्थल, ठीक है, घोषित किए गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में करंट में खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो कि जामनगर गुजरात में है और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट जो यूपी का है, पूर्व सबसे पूर्व डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, कुशीनगर है लेकिन गोरखपुर जो है गोरखपुर में ये पाया जाता है, ठीक है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? गोरखपुर में, गोरखपुर से थोड़ा आगे पूरब में पाया जाता है, ठीक है। वर्तमान में आपको पता होना चाहिए भारत में 49 रामसर स्थल हो गए हैं। रामसर स्थल किसे बोलते हैं? जो आर्द्र भूमियां होती है ना, जो वेटलैंड। अब आप कहोगे कि वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड मान लीजिए ये स्थल है, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका लैंड है, या टोपोग्राफी से समझिए, और ये हो गया जो वाटर बॉडी है, ठीक है, वाटर बॉडी। इनके बीच का जो है ये इको जोन जो होता है ये जो है वेटलैंड होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा वाटर बॉडी भी वेटलैंड हो सकता है लेकिन मैक्सिमम जो है ये पाया जाता है ऐसे इनके ट्रांजिशनल जोन में। और यह जो है हाईली प्रोडक्टिव होता है, यहाँ पे जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। ये पर्यावरणीय दृष्टि से और जैव संरक्षण की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए जो है इसको महत्व दिया गया है। और भारत में जो है 49 रामसर स्थल हो गए हैं और इसी को जो है रामसर स्थल घोषित किया जाता है कि ये वेटलैंड जो है इसको रामसर स्थल घोषित कर दो। ये इसका इंपॉर्टेंस जो है क्योंकि बहुत ज्यादा है। अब आपको पता होना चाहिए कि आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण तथा विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जो है 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थल में आयोजित एक सम्मेलन हुआ और उसी सम्मेलन को जो है उसी सम्मेलन के जगह के नाम पे जो है रामसर स्थल घोषित किया जाता है और इस कन्वेंशन को जो है 1975 में जो है लागू किया गया था, ठीक है। यदि बात करें भारत के पहले रामसर स्थल की तो यह है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। ये 1981 में जो है इसको क्रमशः शामिल किया गया था रामसर स्थल में। तो आपसे कोई पूछे कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन है? चिल्का झील। करंट की बात हमने देख लिया, खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि रामसर स्थल ऐसे ही 2 फरवरी को हुआ था 1971 में। तो इस साल जो 2 फरवरी 2022 को ये रामसर स्थल दिवस मनाया गया, विश्व रामसर स्थल दिवस या विश्व आर्द्र भूमि दिवस इसको बोलिए। इसका थीम था व्यक्तियों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए इसमें कुछ और फैक्ट्स हैं हमें जान लेना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है चिल्का झील है और अब देखिए अब इसमें बिहार का, जैसे मैंने बताया कि इसमें बिहार का भी हमने फैक्ट्स इंक्लूड किया है। तो बेगूसराय की कांवर झील को जो है देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है और यह बिहार का जो है पहला रामसर साइट है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक बात कर रहा है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फ्रंटियर रिपोर्ट। यूएनईपी फ्रंटियर रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जो है वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट का जो है 4था संस्करण जो है जारी किया गया है। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वनाग्नि को जो है और विकराल होने की संभावना है, कि जो वन में अग्नि हो जाती है, लग जाती है, आग लग जाती है बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग के चलते, वो जो है इसकी संभावना काफी बढ़ गई है, जिससे जैव विविधता को जो है काफी नुकसान पहुंच सकता है,
ठीक है, तो ये पर्यावरण को लेके फ्रंटियर रिपोर्ट कौन जारी करता है, यहां से क्वेश्चन इस तरीके से राइज हो सकता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम अर्थात यूएनईपी। आप इस चीज को ध्यान में रखना माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला जो है काफी डिस्कस टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से राइज होने की पूरी संभावना है। बिहार में इसको लेके जो है बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया है बिहार के उद्योग मंत्रालय के द्वारा अर्थात बिहार सरकार के द्वारा। इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल को लेके अब हम कहेंगे कि चर्चा में क्यों है। आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इथेनॉल सम्मिश्रण के संबंध में एक घोषणा की गई है और उसके अनुसार एक टारगेट फिक्स किया गया है कि 1 अक्टूबर 2022 से बिना इथेनॉल सम्मिश्रण पेट्रोल पे जो है 2 रुपया प्रति लीटर का अतिरिक्त अंतर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये 100 रुपया का वैसे विदाउट सम्मिश्रण वाला इथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल बिक रहा है और तो इस पे जो है 2 रुपया और सरचार्ज लग जाएगा और यह 102 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बिकेगा। ठीक है, अब हम कोई कहेगा कि भैया का इथेनॉल मिलावला से या इथेनॉल मिलाने से जो है पेट्रोल में क्या हो जाता है कि इतना बात कर रहे हैं इथेनॉल मिलाओ। तो देखिए कभी भी कोई भी है, जब हम अपने गाड़ी के इंजन में पेट्रोल डालते हैं तो वो उसको पूरा कंज्यूम नहीं करती है, अवशेष निकलता है, उत्सर्जन करती है बहुत ज्यादा। लेकिन इथेनॉल में जो है ऑक्सीजन के अणु होता है तो वो जो है इंजन के गाड़ी के इंजन को कैपेबल बनाता है कि पूरे फ्यूल का कंजम्पशन करे, मैक्सिमम कंजम्पशन करे और लेस जो है एमिशन करे। ठीक है, तो इसी को आगे बताया गया है कि इथेनॉल अणु में जो है ऑक्सीजन होता है जो इंजन को पूरी तरह से ईंधन का दहन करने की अनुमति देता है, फलस्वरूप उत्सर्जन कम होता है और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। इसके साथ साथ आपको यह भी जानना चाहिए कि इथेनॉल जो है चीनी उद्योग का बाई प्रोडक्ट है। तो आपसे कोई पूछे कि इसमें से कौन चीनी उद्योग का बाई प्रोडक्ट है तो उसमें से एक इथेनॉल होगा। ठीक है, आपको बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं लेकिन इथेनॉल उसमें से एक है, अब इस चीज को ध्यान में रखना। इसके कारण यह जो है एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है, जब तक चीनी बनेगी जब तक वो होगा इथेनॉल निकलते रहेगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है और लोग चीनी खाना बंद नहीं करने वाले हैं। ठीक है, यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में जो है कमी लाता है इथेनॉल, इसीलिए इतना इस पे फोर्स किया जा रहा है कि भैया इथेनॉल का उत्पादन करो और पेट्रोल में मिला के जो है उसे बेचो। अगला जो हमारा टॉपिक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के साथ साथ साइंस का भी टॉपिक है। करंट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी प्लस साइंस, 3 इसमें समाहित है। ठीक है, प्रोडक्टिबिलिटी बढ़ जाती है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसमें ध्यान में रखिएगा। कोयला गैसीकरण क्या है? ठीक है, कोयला गैसीकरण पूछे, कोयला गैसीकरण क्या है? तो यह कोयले को संश्लेषित गैस या सिन गैस में जो है परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। अब ये होती कैसे है? इस प्रक्रिया में कोयले को हवा, ऑक्सीजन, भाप, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है तो हमें कोयले का गैसीकरण प्राप्त होता है। और गैसीकरण के दौरान कोयले को जो है उच्च दबाव पर गर्म करते हुए ऑक्सीजन तथा भाप के साथ जो है मिश्रित किया जाता है। ठीक है, ये कोयला गैसीकरण का प्रोसेस है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से राइज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कहां आयोजित हुआ, किसने इसकी अध्यक्षता करी। तो आपको पता होना चाहिए कि 16 फरवरी 2022 को जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया। इस अवसर पर डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति लुइस अबिनादर, संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद जैसे गणमान्य लोग जो थे वो शामिल थे। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, कब आयोजित हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब एक सम्मेलन है ओशियंस 2022 सम्मेलन, काफी इंपॉर्टेंट है, भारत द्वारा जो है इसकी मेजबानी की गई है, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पूछ सकता है कि ओशियंस 2022 सम्मेलन का जो है मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया, तो भारत के द्वारा। ठीक है, यह पहली बार भारत में आयोजित किया गया है और यह सम्मेलन जो है वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है और इस सम्मेलन की थीम इंस्पायर, इनोवेट और सस्टेन थी इस साल की। ठीक है, तो हमने इस स्लाइड में जाना विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन और ओशियंस 2022 सम्मेलन, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है
बात कर रहा है 6वें सामूहिक विलोपन की शुरुआत के बारे में। तो इसमें जो टॉपिक ट्रिगर टॉपिक है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, सामूहिक विलोपन क्या है, और इसमें 6ठा टर्म जुड़ा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से अराइज हो सकता है। अब कोई क्वेश्चन यहां से कैसे अराइज होगा, हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा ऐसा पता किया गया है कि सामूहिक विलोपन की शुरुआत हो गई है। यह सामूहिक विलोपन जो है अपने क्रम में है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है बीपीएससी प्रश्न, तो आपको पता होना चाहिए छठा है, ठीक है। इसके अध्ययन के अनुसार वर्तमान में 6ठा सामूहिक विलोपन जारी है। अब यह मानव सभ्यता के लिए ऐसे बताया जा रहा है कि सबसे गंभीर पर्यावरणीय खतरों में से एक है। अब सामूहिक विलोपन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका तात्पर्य होता है कि प्रजातियों के विलुप्त होने की दर में जो है अत्यधिक वृद्धि होने तथा अल्प भूगर्भिक अवधि के दौरान जो है पृथ्वी की यदि 3/4 से अधिक जो है प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं तो उन्हें बोला जाता है सामूहिक विलोपन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 15 साल के बाद पृथ्वी पर पाए जाने वाले 2 मिलियन ज्ञात प्रजातियों में से जो है 7.5 से 13% प्रजातियां जो है विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। ऐसा इसमें अनुमान लगाया गया है। ये 15 साल नहीं, ये 51 साल होना चाहिए मुझे, ठीक है। मैं नीचे करेक्शन दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है यह ईस्टर्न स्वैम्प डियर के बारे में है, जिसे बारहसिंगा भी बोलते हैं हम लोग, ये देख रहे हो ना, इसे बारहसिंगा भी बोला जाता है। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में पशु पक्षियों की गणना की गई और इस गणना के अनुसार यह पाया गया कि ईस्टर्न स्वैम्प डियर अर्थात बारहसिंगा की आबादी में जो है कमी हो गई है। तो आपको पता होना चाहिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, और काजीरंगा को बचाने के लेके, और काजीरंगा में जो राइनो रहते हैं, वन हॉर्न राइनो, जिसके इस पे यहाँ पे एक सिंग होता है ना, वो उसी को बोलते हैं, तो एक सिंग वाला राइनो, तो उसको बचाने को लेके जो है टाटा मोटर्स, आपको पता होगा टाटा मोटर्स, टाटा के द्वारा जो गाड़ियां बनाई जाती हैं उन गाड़ियों में जो है काजीरंगा एडिशन गाड़ियां आजकल लॉन्च करी जा रही हैं, ताकि जो है उससे जो एक्स्ट्रा पैसा कमाया जा सके इस अथॉरिटी को दिया जाए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, वो राइनो को बचाएं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में पाया जाता है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, आपको पता होना चाहिए। और इस उद्यान में जो है एक सिंग का गैंडा, भारतीय गैंडा के लिए यह विशेष रूप से जो है जाना जाता है। आपको ईस्टर्न स्वैम्प डियर के बारे में पता चला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और एक सिंग का गैंडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है टॉपिक एक एटलस के बारे में है, जिसका नाम है भारत का जलवायु जोखिम एवं वैधता एटलस, ठीक है। 14 जनवरी 2022 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने जो है भारत की जलवायु जोखिम और वैधता एटलस को जो है जारी किया, आपको पता होना चाहिए। इस एटलस को किस आधार पर तैयार किया गया है, इस एटलस को चरण जलवायु परिवर्तनों की स्थानीय आबादी पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर जो है तैयार किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2, ठीक है। हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। 6 जनवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा जो है इस चरण को मंजूरी दे दी गई है। इस चरण का अनुमानित परिव्यय की बात करें तो 12,031 करोड़ रुपए है और परियोजना लागत का 33% जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना को 7 राज्यों में लागू किया जाएगा। राज्य आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। और इसका टेन्योर जो है 2021-22 से 2025-26 तक का है। इसे भारत को 2030 तक जो भारत का टारगेट है 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करना, उसमें जो है काफी मदद मिलेगी। तो आपने जाना हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा टॉपिक है वह है G20 पीपल्स क्लाइमेट वोट 2021। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि भारत में लगभग 67% युवा जो है जलवायु संकट को वैश्विक आपातकाल मानते हैं। तो G20 पीपल्स क्लाइमेट वोट 2021 का आपने रिजल्ट देखा। अब एक इंपॉर्टेंट जलाशय परियोजना है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है बीपीएससी के द्वारा। मेकेदातु जलाशय परियोजना, मेकेदातु जलाशय परियोजना जो है कर्नाटक के कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण से जो है मेकेदातु जलाशय परियोजना पर विस्तृत रिपोर्ट दिए जाने की मांग की गई है। किसके द्वारा?
कर्नाटक के द्वारा। अब देखिए, अब ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि कर्नाटक के द्वारा जो है कावेरी नदी पर मेकेदातु जलाशय परियोजना बनाया जा रहा है, जिसका तमिलनाडु के द्वारा जो है विरोध किया जा रहा है। तो कौन विरोध कर रहा है, क्या हो रहा है, ये तो सारी चीजें मेंस की है, तो मेंस में ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन मेकेदातु जलाशय परियोजना जो है कावेरी नदी पे कर्नाटक में बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है HCNG, हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आपको पता होना चाहिए। देश में राष्ट्रीय हाइड्रोजन का ऊर्जा मिशन के तहत जो है हाइड्रोजन समृद्ध संपीड़ित प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन एनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस HCNG के प्रयोग को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। अब HCNG है क्या, हाइड्रोजन को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के साथ जो है मिश्रण किए जाने पर प्राप्त जो गैस है उसे हाइड्रोजन मिश्रित CNG बोलते हैं। हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, CNG के साथ मिश्र कर दिया जाता है और उसी के बाद जो है HCNG हमें प्राप्त होता है, ये पता होना चाहिए। सोलर हमाम काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। सोलर हमाम जो है स्थानीय रूप से डिजाइन किया गया एक हीटिंग सिस्टम है जो एंटी फ्रीज आउटलेट की तरह कार्य करता है। यह 30 से 35 मिनट के भीतर 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर जो है 15 से 18 लीटर गर्म पानी प्रदान करता है। आपको पता होना चाहिए यह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के गांव में जो है काफी ज्यादा लोकप्रिय है, लोकप्रियता हासिल कर रहा है। और सोलर हमाम जो है पर्वतीय क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करने में भी जो है यह सहायक है। मतलब इसको बनाने में कोई अलग से हमें इलेक्ट्रिसिटी और ऐसा कुछ की आवश्यकता नहीं है। अगला जो है नील गाय संरक्षण है, बिहार से ही रिलेटेड है। बिहार सरकार ने ब्लू बुल, इसे ब्लू बुल भी बोला जाता है, आप ध्यान में रखना, कि हत्या करने पर जो है रोक लगा दिए है। जो नील गायों का जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसको मिटिगेट करने के लिए सरकार ने क्या किया है, इनकी नसबंदी की जाएगी, ऐसा कहा है। नीलगाय को स्थानीय स्तर पर घुरपारा भी बोला जाता है। नीलगाय सबसे बड़ा एशियाई मृग है, आपको पता होना चाहिए। उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। नीलगाय जो है बोसेलफस जीनस का एकमात्र सदस्य है जो बोविडे परिवार में रखा गया है। ठीक है, तो ये इसका ध्यान में रखना, इसका साइंटिफिक नेम भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला जो है जलवायु वैधता सूचकांक, पर्यावरणीय थिंक टैंक ऊर्जा पर्यावरण एवं जल परिघट ने जो है हाल ही में भारत की क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स अर्थात जलवायु वैधता का मानचित्रण एक जिला स्तरीय आकलन नामक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में जो है जलवायु वैधता सूचकांक जारी किया है, जो अपनी तरह का पहला जिला स्तरीय जलवायु वैधता मूल्यांकन है। तो आपको पता होना चाहिए जलवायु वैधता सूचकांक का क्या उद्देश्य है और किसके द्वारा जो है जारी किया गया। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। 10 नवंबर 2021 को जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया और इस सूची में जो है जो भी स्कैंडिनेवियाई देश हैं ये जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। डेनमार्क को जो है सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं भारत जो है इस सूचकांक में 10वें स्थान पर बना हुआ है। ISA का नया सदस्य कौन सा बन गया है, USA बन गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ISA काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में है। ठीक है, तो ये आपने जान लिया कि इसका नया सदस्य जो है। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है SBI ग्रीन बॉन्ड। 22 नवंबर 2021 को SBI के द्वारा जो है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज अर्थात इंडिया INX तथा लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में जो है $650 मिलियन के जो है ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध किया गया और इंडिया INX बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अंतरराष्ट्रीय शाखा है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड, ये सबके बारे में जो है कल मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, वहां पे जाके आप उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है देख लेना। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है कोस स्थलेयर नदी बेसिन में फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश आपको पता होना चाहिए, फ्लाई ऐश का भी मैंने डिटेल डाल दिया है। और कोस स्थलेयर नदी जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये चेन्नई में पाई जाती है। हुआ क्या है कि उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाला जो भी फ्लाई ऐश है ना, वह कोस स्थलेयर नदी बेसिन में इसको पाए जाने की शिकायत की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लाई ऐश मैं बता दे रहा हूं, जो थर्मल पावर होते हैं अर्थात जहां से कोयला जला के जो है बिजली उत्पादित किया जाता है,
तो उससे जो राख निकलते हैं उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, तो उनका उपयोग जो है ब्रिक्स वगैरह बनाने में किया जाता है। उस राख को एक्यूमुलेट करके सड़क बनाने में उपयोग किया जाता है, वही है फ्लाई ऐश। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोस स्टेलियर नदी बेसिन कहाँ है, तो चेन्नई में स्थित है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है टज झील। टज झील जो है, देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण तुर्की में ये पाए जाने वाला टज झील जो है पूरी तरह सूख गया है। ये 1665 वर्ग किलोमीटर का है। तुर्की की दूसरी सबसे बड़ी झील थी। अब सूख जाने से आपको पता होगा कि कई प्रजातियों का घर होगा ये, तो उन प्रजातियों को जो है नष्ट होना पड़ गया होगा, या कहीं वो माइग्रेट कर गए होंगे। देश की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना आपको पता होना चाहिए, यह नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है देश की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना को प्रारंभ किया गया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हरित धारा। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हरित धारा जो है एक चारा है। ठीक है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है इसका एक पार्ट है, ब्रांच है। राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान, इसके द्वारा जो है यह बनाया गया है। यह एंटी मिथर्जेनिक जो है फीड सप्लीमेंट है, मतलब इसको खिलाने से जो आपको पता होगा कि जो मवेशी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मीथेन जनरेट करते हैं अपनी जुगाली से, अपने एक्सट्रैक्ट से। तो यदि ये हरित धारा उसको खिलाया जाएगा तो मीथेन उत्सर्जन कम होगा और जलवायु जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसको मिटिगेट करने में ये काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो हरित धारा आपको पता होना चाहिए, ये एंटी मिथेजेनिक जो है फीड सप्लीमेंट है। मवेशियों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन में यह 20% तक, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 20% तक इसमें कमी आ सकती है। हरित धारा के उत्पादन में टैनिन एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है, इसी से उपयुक्त पौधों का जो है उपयोग किया जाता है। हरित धारा वाष्पशील फैटी एसिड की संरचना को बदलता है, जो रूमेन किण्वन का जो है अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया हरित धारा, इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की वार्ता का आयोजन। यह जो है इटली के नेपल्स में संपन्न हुआ, ध्यान में रखिएगा, 22-23 जुलाई 2021 को। और इस बैठक की अध्यक्षता जो है इटली ने ही करी थी। ठीक है, हरित हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन 22 से 23 जून 2021 को जो है भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर जो है ग्रीन हाइड्रोजन पे शिखर सम्मेलन के 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी की। यह कार्यक्रम अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पहलों और विचारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बता चुका है आपको। तो आपको आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।